नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के डिटेल्स नहीं, कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो जो लोग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमेशा मैं वेलकम करता हूँ। जो लोग टिप्स के लिए आए हैं, तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, पहले सीखिए, उसके बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको कौन-सा कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम करना है। तो सीखने का जो मज़ा है, अगर आप एक बार सीखने स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं तो बहुत लेट कर चुका हूँ और भी पहले से सीखना चाहिए था। मुझे भी पता चला जब मैंने स्टडी किया, जब मैंने कोर्सेज़ किए, उसके बाद मुझे पता चला। देखिए, आपको किसी के पास कोर्सेज़ करने का ज़रूरत नहीं, आप हर किसी के पास इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं। हाँ, आपको सही में जो लोग टिप्स दे रहे हैं डायरेक्टली, उसको फॉलो मत करिएगा। आप जो लोग सिखा रहे हैं, उसको सीखिए, उसके बाद काम करिए। खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज जो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। देखिए केमिकल सेक्टर में आज हालत खराब है। हालत खराब है मतलब क्या है? देखिए चाइना क्या कर रहा है, चाइना टोटल ग्लोबली मार्केट को डोमिनेट करने के लिए वो सस्ते दामों में डिस्काउंट प्राइस में खुद का केमिकल्स प्रोडक्ट को वो बेच रहा है। और कहाँ पे बेच रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा वो यूरोप कंट्रीज में बेच रहा है। और यूरोप कंट्रीज में ज़्यादा बेचने के कारण देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर केमिकल्स बेचा जाता है वो यूरोप कंट्रीज में। तो यूरोप कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जब यूरोप ही खुद का प्रोडक्ट को वो चाइना से खरीदारी कर रहा है, तो इंडिया से वो खरीदारी तो नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना से उसको सस्ते में मिल रहा है। तो यही कारण की वजह से आज इंडिया में केमिकल सेक्टर का हालत खराब है। केमिकल सेक्टर में मतलब नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिला। तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी में जो जिस तरीके से सिचुएशन आज दिख रहा है, क्या फ्यूचर में रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन हमेशा नहीं रह सकते। तो इसीलिए देखिए कंपनी के आज खराब सिचुएशन में भी कंपनी ने जो सेल्स का आंकड़ा दिखाया 248 करोड़ से 180 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंस को कंट्रोल किया, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में उतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखा। 68 करोड़ से घट के हो चुके हैं 52 करोड़। तो ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर बहुत बुरी तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखने को मिले, वो प्रॉफिटेबिलिटी कुछ वीकनेस के हिसाब से देखने को मिला, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी कुछ नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से देखने को नहीं मिला। तो वीकनेस थोड़ा सा है। मैं इसको नेगेटिव नहीं कहूंगा, कि ये कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। कितना स्ट्रांग है मैं आपको बता दूं। कंपनी के देखिए जीरो डेप्थ, इनकम भी बेस्ट, और कंपनी का आरओसी आरओई देखिए बेस्ट लेवल का। और सबसे मुझे बेस्ट लगा, 3 साल में भी आरओसी आरओई इसी तरीके से था। ऐसे नहीं कि 1 साल में अच्छा बना पहले खराब था, ऐसे बिल्कुल नहीं। पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। आज इन्वेस्ट इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूँ तो 750 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट कवरेज देखने को मिला। तो रिटर्न ऑफ एसेट भी कंपनी के 28 के आसपास देखने को मिला है। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनीज के ऊपर जो मार्केट कैप टू सेल्स है, वो 18.5% के आसपास देखने को मिला। अभी कंपनीज के ऊपर एज ए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो सेल्स में जो जो ग्रोथ हुआ, वो ग्रोथ आगे बढ़ने के लिए इन्वेस्टर क्या कर रहा है? देखिए एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा। जैसे प्रोमोटर ने क्या किया, होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। और एफएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग तो ना के बराबर था, वो आज बढ़ के हो चुके 6%। डीएस के पास होल्डिंग 5% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिले। और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला, करीबन 13% के आसपास। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि कंपनी के ऊपर जो होल्डिंग्स है, वो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ देखने को मिले हैं। तो इंस्टीट्यूशन जब किसी कंपनी के ऊपर बाई कंटिन्यू कर रहा है, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी अपकमिंग टाइम्स में आ सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं, तो कंपनी के सेल्स मतलब सेल्स का डेटा, और कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड के जो राय है, वो कंटिन्यूसली बाई तो कर रहा है। तो धीरे धीरे करके बाइंग जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज कुछ धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिला था। अभी धीरे धीरे करके फिर से म्यूचुअल फंड बाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसी बेसिस को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, तो देखिए एक रेंज के हिसाब से कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो एक बाइंग रेंज क्रिएट हुआ वो 20% के आसपास। तो जब भी मैं आपको बताया कि इस तरीके से कोई भी कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड बने, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब भी वो नीचे लेवल पे, मतलब जो इसका लोअर साइड है, इस नीचे लेवल में जब भी टच करेगा, इस लेवल में वो जब भी वो टच करेगा, तो यहाँ पे एंट्री बनेगा। और इसका टारगेट हायर लेवल तक बन सकते हैं। तो अभी तक नीचे तो आए नहीं, तो एंट्री तो बनेगा नहीं। तो इसके लिए आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। आपके चार्ट में इसको ऐड करके रखिए, आप वॉच करते रहिए। जब भी मौका मिलेगा, उस मौके का फायदा के हिसाब से जरूर कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका क्या डिसीजन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। और आप कौन सा कंपनी के ऊपर अपडेट चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए।
नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए आईडीबीआई बैंक एक बैंकिंग का मतलब एक गवर्नमेंट बैंक है बोल सकते हैं। एक्चुअली कंपनी एक प्राइवेट बैंक है। कंपनी के जो प्रोमोटर है वो सारे के सारे गवर्नमेंट है। 94% के आसपास होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है, जो इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से बैंक के पास ज्यादा होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए, मतलब सॉरी, बैंक के प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग्स नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी कंपनीज के ऊपर 75% से ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो 75% का होल्डिंग्स, प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है 94% के आसपास जो होल्डिंग है, अगर वो माल बेचे तो अराउंड 20% के आसपास माल उसको बेचना पड़ेगा। तो जब 20% का होल्डिंग बेचेंगे तो सोचिए बिग करेक्शन देखने को मिलेगा। तो जो लोग मुझे ये कमेंट्स किया है कि सर इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर प्रोमोटर तो है और पब्लिक तो है मगर एफएसडीएस क्यों नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते हैं जब प्रोमोटर माल बेचेंगे उस माल को हम लोग खरीदारी करेंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन कोई भी होल्डिंग्स को नहीं उठाया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जानते हैं हमेशा डिस्काउंट प्राइस में खरीदारी करने के लिए। और हम लोग रिटेल पब्लिक यही गलती करते हैं, जब शेयर भागते रहते हैं टॉप लेवल में हम लोग बाय करते हैं। कभी भी डिस्काउंट जब मिलते हैं, जब करेक्शन होता है, अच्छे कंपनी जब डिस्काउंट में मिलते हैं, हम लोग उस कंपनी को बेकार कंपनी कहकर उसको ओमिट कर देते हैं। तो ऐसे होता नहीं, ऐसे होता तो इंस्टीट्यूशन बड़ा नहीं बनता, रिटेल पब्लिक ही बड़ा बनते। रिटेल पब्लिक कभी भी प्रॉफिट नहीं करता है, हमेशा प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन ही कमाते हैं, क्योंकि वो हमेशा अच्छे कंपनी को डिस्काउंट प्राइस में खरीदना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी बहुत शानदार है। देखिए अभी फिलहाल के जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है वो बेस्ट तरीके से है। जैसे रेवेन्यूज लगातार ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस को कंट्रोल किए, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन वो भी देखिए, नेट प्रॉफिट अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला। तो 780 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1300 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ, जिसके कारण मुझे लगता है कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, मुझे कमेंट्स करके जरूर भेजना। और कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। कंपनी के देखिए सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, कंपनी के कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो हमेशा आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 9% के ऊपर होना चाहिए। अभी कैपिटल एडुकेसी रेशियो होता क्या है वो जान लीजिए। देखिए बैंकिंग के पास हमेशा मान के चलिए 100% पैसा पड़े हुए हैं, वो 100% पहले लोन दे देते हैं कस्टमर का। तो कस्टमर को 100% अगर लोन दे दे, तो जो कस्टमर मतलब मान के चलिए जो लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखे हैं बैंक के ऊपर, करंट अकाउंट में पैसा रखे हैं बैंक के ऊपर, तो वो लोगों को पैसा विथड्रॉ करना है तो बैंक तो नहीं नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आरबीआई ने एक रूल्स जारी किया कि एटलीस्ट 9% पैसा बैंकिंग के पास होना चाहिए जो कस्टमर ट्रांजेक्शन कर पाए। तो इस बैंक ने 20% तक पैसा रखा, अच्छी बात है। इंटरेस्ट मार्जिन उतना खास नहीं है, उतना खराब भी नहीं है। और देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनपीए, एनपीए 0.44 के आसपास है, तो एक अच्छी बात है। एनपीए जितना 0.50 के नीचे रहेगा उतना ही एनपीए बेस्ट माना जाता है। कासा रेशियो भी इस कंपनी का बेस्ट है, जो कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर देखने को मिलता है 50% के ऊपर। इसका भी कासा रेशियो 50% के ऊपर देखने को मिला है, तो ये एक बेस्ट है। तो जब हर दिशा कंपनी के ऊपर बेस्ट देखने को मिलता है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो आपको मिलेगा ही। तो लास्ट कुछ फ्यू डेज का आपको डेटा दिखा दूं तो देखिए अलग लेवल का म्यूचुअल फंड के माध्यम से बाइंग देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रॉड किस तरीके से हुआ है, सेल किस तरीके से हुआ। अक्टूबर मंथ में ज्यादा से ज्यादा बाइंग किया गया और सेलिंग बहुत कम हुआ। तो इसीलिए कंपनी का चार्ट पैटर्न जो बना तो आप देखेंगे तो एक बिग जैसा क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कप विद हैंडल बना, उसके बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं यहाँ पे करेक्शन हुआ और भी गिरेगा, कुछ भी हो सकता है, गिर सकते हैं, तो आपको ये देखना है कि कंपनी के ऊपर अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो आज नहीं तो कल वो ऊपर जाएगा और टारगेट को भी अचीव करेगा। तो एक बड़ा सा टारगेट है अराउंड 50% के आसपास। तो इस टारगेट पाने के लिए आपको कंपनी के ऊपर एक लॉन्ग जर्नी के लिए सोचना चाहिए। तो इस कंपनी कंपनी के ऊपर पहले स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड आप सभी जानते हैं, ये कंपनी देखा जाए तो एक वायरिंग सेगमेंट में एक लीडर्स प्लेयर है, क्योंकि 40% मार्केट शेयर कंपनी अकेला लेकर रखते हैं। अकेला 40% मार्केट शेयर लेकर चल रहा है। तो जब कोई कंपनी अकेला मार्केट शेयर 40% लेकर चल रहा है तो उसमें ग्रोथ होने का चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। क्योंकि मान के चलिए आप एक दुकान ओपन किए और अपने दो दोस्त भी आपके पास दुकान ओपन किया, और मान के चलिए 100 कस्टमर है आपके एरिया में, 100 में से आपके पास ही 70% कस्टमर आ रहा है, तो बाकी दो जो 30% कस्टमर है वो बाकी दो व्यक्ति के पास जा रहा है। तो आप तो एक मोनोपोली क्रिएट कर चुके हैं, आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी ठीक है तो इसलिए कस्टमर आ रहा है। तो उसी तरीके से मदरसन सुमी के ऊपर भी, सॉरी, मदरसन सुमी ऑरेंज के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए,
क्योंकि कंपनी का एक अलग लेवल का दम है। जैसे कंपनी का सेल्स के बारे में बात करूँ तो सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिला। एक्सपेंस भी कंपनी हाई लेवल में कंट्रोल किया और कंपनी का प्रॉफिट जर्नी भी 116 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 150 करोड़। तो अलग लेवल का कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले हैं। इस प्रॉफिटेबिलिटी को आपको याद रखना है, इसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन है, कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को आपको जरूर आगे बढ़ने के लिए देखना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। तो कंपनीज के ऊपर जो पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी का सिचुएशन अभी क्या है, अभी सिचुएशन क्या बन सकता है। तो देखिए कंपनी के ऊपर इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर देखिए खुद का जो होल्डिंग्स था, एफएस का जो होल्डिंग्स था 9.92% के आसपास वो बढ़ चुके हैं और डीएस के पास जो होल्डिंग्स था 13% के आसपास वो भी बढ़ चुके हैं 17% के आसपास। तो इसका मतलब होल्डिंग्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। क्यों ना बढ़े, कंपनी ये बता रहा है कि अपकमिंग जो कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, चलो कितना प्रोजेक्ट मिला वो सबसे पहले आपको दिखाई देता हो, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला, कंपनी कंपनी ट्रेड्स मिला करीबन 900 करोड़ के आसपास। तो सोचिए कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते जा रहा है। तो प्रोजेक्ट ज्यादा मिलेगा तो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होने का चांसेस भी रहेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको सारी चीजों को स्टडी करके काम करना है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आप क्या राय रखे हैं जरूर कमेंट्स करना। लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो अलग लेवल का हाई जंप देखने को मिला है डिलीवरी में। तो इतना जंप, हाई जंप डिलीवरी क्यों देखने को मिला? क्योंकि अगर चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो कंपनी में एक पैटर्न क्रिएट हुआ, शोल्डर कम हेड, तो सॉरी कफ विद हैंडल पैटर्न, और इसको शोल्डर कम हेड कम शोल्डर भी बोल सकते हैं, जिसको रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। तो इस कंपनी के ऊपर क्या हुआ, ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो कंफर्मेशन जब भी हो जाएगा, इसके ऊपर जब भी कंपनी ब्रेकआउट कंफर्मेशन करेंगे तो एक अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं उस डेट के लिए इंतजार कर रहा हूँ, जब मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, कविलपत्ती लक्ष्मी रोलर जो फ्लावर मिल्स लिमिटेड है। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है डिविडेंड का। कंपनी 2 रुपया करके 22 तारीख को आपको डिविडेंड देने वाला है। तो एक छोटा सा अपडेट था जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।